शिवचरित्र। शिवचरित्र यानी हम सब जनमानस का प्राण। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस चरित्र में वर्णित बहुत सारी रोमहर्षक घटनाओं में से एक घटना पावन घाटी की लड़ाई। ऐसी लड़ाई जहां वीर बाजी प्रभु देशपांडे जी के नेतृत्व में लड़ने वाली 300 मराठी योद्धाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनके सामने खड़ी थी आदिल शाह की विशालकाय सेना। कितनी बड़ी थी वो विशाल सेना? तो वो थी लगभग 5000। लेकिन हमारे इन मुट्ठी भर योद्धाओं ने इस विशालकाय शत्रु सेना को रोके रखा, वो भी थोड़े बहुत नहीं लेकिन कुल 1.5 प्रहर तक। मानो विशालगढ़ से होने वाली तोपों की ध्वनि सुनने के लिए हमारे इन मराठा योद्धाओं के कान तरस रहे। पावन घाटी की यह वीर गाथा हम सब जानते ही है, लेकिन आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ऐसी वीर कथा जो शायद ही आप में से किसी ने सुनी होगी। 1947 में घटित हुई एक घटना, और यहाँ भी मुट्ठी भर भारतीय सेनानियों ने शत्रु सैन्य को रोके रखा। तो ऐसे कितने थे वो शत्रु सैनिक? तो वे थे भारतीय सेना के मुकाबले 7 गुना अधिक। लेकिन हमारे मुट्ठी भर भारतीय सेनानियों ने उन्हें रोके रखा, वो भी 6 घंटे तक। वहां पावन घाटी में वीर बाजी प्रभु अपने दोनों हाथों में तलवार लिए लड़े थे। तो इस आधुनिक लड़ाई में लड़ने वाला वीर वो कैसा था? लड़ाई के कुछ दिन पहले ही इस योद्धा का एक हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसके हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। फिर भी वो लड़ता रहा और ऐसा लड़ा मानो भारत के इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। तो कौन था वो वीर योद्धा? कहाँ घटित हुई यह लड़ाई? इस सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुष्कर शेजवलकर और मेरे युद्धवीर हिंदी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक वीर पुरुष की वीर गाथा। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। एक तरफ अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होने का आनंद, तो दूसरी ओर विभाजन का घाव कभी न भरने वाला, साथ में समस्याओं को साथ लेकर आने वाले शरणार्थियों के झुंड, हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक झगड़े। उसी समय कश्मीर रियासत के राजा महाराज हरि सिंह जी ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ जैसे थे का करार यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। कश्मीरी जनता को निर्णय लेने के लिए अवसर मांगा गया। भारत ने तो इस करार का सम्मान ही किया, पर पाकिस्तान का तो संयम ही छूट गया। क्या था इसके पीछे का कारण? कारण स्पष्ट था, मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होंगे। यह उसका अनुमान साफ गलत साबित हुआ। और फिर 20 अक्टूबर 1947 का दिन आया। पाकिस्तान ने अपनी सेना कश्मीर में प्रवेश करा दी। कौन थे इस सेना में? तो सरहद प्रांत के कबीले वाले पठान, सेवानिवृत्त सैनिक एवं पुलिस अधिकारी, पाकिस्तानी जवान और सेना अधिकारी। भारी मात्रा में इन सब की तादाद थी। कुल मिलाकर पाकिस्तानी पुरस्कृत सेना थी। क्षण मात्र में डोमेल, मुजफ्फराबाद सीमा के निकट वाले गांव गिराए गए और पठानों की टोलियां निकल पड़ी श्रीनगर की ओर। 26 अक्टूबर का वह काला दिन आया। पठानों ने बारामुल्ला ध्वस्त किया। खून, लूटमार, बलात्कार, इनकी विकरालता, घर परिवार जलाए गए। उस समय उन पठानों का प्रतिकार किसी ने नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कश्मीर स्टेट की सेनाओं ने प्रतिकार का प्रयत्न अवश्य ही किया, लेकिन जंगली पठानों के सामने उनकी एक न चली। अंत में अन्य कोई रास्ता न देख महाराजा हरि सिंह ने विलीनीकरण के करार पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारतीय संघ राज्य के सदस्य बन गए। जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुए और भारतीय सेना कश्मीर की ओर निकल पड़ी हवाई मार्ग से, क्योंकि उस वक्त हवाई मार्ग इकलौता ऐसा मार्ग था जिससे कश्मीर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। 3 नवंबर 1947 इंडियन आर्मी की 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। उसका एक हिस्सा थी 4th कुमाऊं रेजिमेंट। और उसी समय गुप्तचर विभाग से एक खबर भारतीय सेना को प्राप्त हुई। कौन सी थी वो खबर? तो लगभग 1000 पठानों की टोली निकल पड़ी है श्रीनगर की ओर पाकिस्तानी सेना के मार्गदर्शन में।
क्या था उनका लक्ष्य? उनका लक्ष्य था श्रीनगर का हवाई अड्डा, हवाई अड्डे पर अपना कब्जा जमा कर श्रीनगर का और कश्मीर का भारत के साथ संपर्क टूट जाए, यह उनका उद्देश्य था। कश्मीर में लड़ने वाली भारतीय सेना को मिलने वाली रीइंफोर्समेंट में बाधा डालना, यह उनका षड्यंत्र था। अगर वो षड्यंत्र कामयाब हो जाता तो शायद कश्मीर का नक्शा ही बदल जाता। तो दूसरी तरफ भारतीय सेना को आदेश मिला श्रीनगर हवाई अड्डे से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित बडगाम जाने का। पठानी सेना को बडगाम में ही रोकने के लिए भारतीय सेना के दस्ते भेजे गए। इस प्रकार फोर्थ कुमाऊं की अल्फा और डेल्टा कंपनियां निकल पड़ी बडगाम की दिशा में। उनका नेतृत्व कर रहे थे आज के हमारे कथानायक मेजर सोमनाथ शर्मा, उम्र महज 25 साल। उनकी नस नस में मानो फौजी सेना का खून संचारित था। पूरे शर्मा परिवार ने बहुत दीर्घकाल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उनके साथ में थी पैरा कुमाऊं की एक कंपनी। भारतीय सेना के दस्ते बडगाम पहुंचे। कैसी रही होगी बडगाम की स्थिति? बडगाम की स्थिति सर्वसाधारण थी, शांतिपूर्ण थी। हाँ, गांव वाले थोड़े भयभीत जरूर लग रहे थे। कुछ गांव वालों ने गांव के बाहर एक नाले के समीप आश्रय लिया था। सो कुल मिलाकर बडगाम की स्थिति शांतिपूर्ण थी। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी सेना के दस्ते क्रमानुसार वापस भेजने का आदेश मिला और उसी के अनुसार दोपहर ठीक 2 बजे अल्फा कंपनी वापस लौट आई। मेजर सोमनाथ शर्मा को अगला आदेश प्राप्त हुआ डेल्टा कंपनी के साथ बडगाम में कुछ घंटों तक रुकने का, लेकिन नियति के मन में कुछ अलग ही था। किसे पता था आने वाले अगले आधे घंटे में बडगाम का चित्र पूरी तरह से बदलने वाला था। नाले के पास रुके हुए लोगों को गांव वाले समझने की भूल भारतीय सेना ने की थी। सच्चाई तो ये थी कि कश्मीरी लोगों के लिबास में वो पाकिस्तानी पठान थे, वो भी हथियार समेत। अपनी लंबी पोशाकों में उन्होंने बंदूकें छुपाई थी। इन झुंडों में हलचल दिखाई दी। वे लोग गांव में अपनी घरों की ओर निकल पड़े, ऐसा भारतीय सेना को प्रतीत हुआ। इन पठानों ने धीरे धीरे तीनों तरफ से डेल्टा कंपनी को घेरना चालू किया और अचानक घातपात हुआ। पठानों ने भारतीय सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी, हमला बोल दिया। तेज गोलाबारी और दुश्मन की मशीन गनें धड़ाधड़ बरसने लगी। तोपों से निकलने वाले बम गोले भारतीय सेना के नजदीक गिरने लगे। क्या हाल हुआ होगा उस समय भारतीय जवानों का? भारतीय जवान जवाबदेही गोलाबारी करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। कारण स्पष्ट था, यदि भारतीय जवान गांव की दिशा में गोलाबारी करते तो कितने ही मासूम बच्चों और औरतों के प्राण चले जाते। पठानों की टोलियां धीरे धीरे करके भारतीय सेना की तरफ बढ़ रही थी। अंत में मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी सेना को आदेश दिया, फायर, और उसके बाद शुरुआत हो गई भारतीय सेना के प्रतिकार की। प्रसंग बहुत कठिन था, बांका था। हमलाधारी पठान थे 700 और भारतीय जवान थे केवल 90। अर्थात जब भारतीय जवान एक गोली चलाते तो सामने से 7 गोलियां दागी जाती थी। लेकिन ऐसे कठिन समय में डगमगा जाए तो वो इंडियन आर्मी कैसी? गोलियों की बौछार जारी थी। पाकिस्तानी पठान कटकर गिर रहे थे। दुर्भाग्यवश उसी समय भारतीय सेना का भी भारी नुकसान हो रहा था। गोला बारूद का भंडार खत्म हो रहा था। उसी समय मेजर सोमनाथ शर्मा ने हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित किया और रीइंफोर्समेंट की मांग की। लेकिन रीइंफोर्समेंट आने में देरी होगी, यह वे जान गए। जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती तब तक बडगाम की ये लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, अपने ही बलबूते पर, यह वे समझ गए। आर्मी हेडक्वार्टर में भेजे गए अपने संदेश में मेजर सोमनाथ शर्मा कहते हैं, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर खड़ा है। वो संख्या बल एवं शस्त्र बल में हमसे भारी है। हम पर गोलियों की बौछार हो रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी जवान, आखिरी गोली तक हम लड़ते ही रहेंगे। दुर्भाग्यवश यह मेजर सोमनाथ शर्मा जी के अंतिम शब्द थे, क्योंकि पाकिस्तानी तोपों से दागा हुआ एक बम गोला भारतीय गोला बारूद के भंडार पर ही आ गिरा। बहुत भयानक विस्फोट हुआ। साथ ही में खड़े मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 3 साथियों के जिस्म खून से लथपथ टुकड़े टुकड़े हो गए।
युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भारत मां के इस वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई। बड़गाम की ये लड़ाई क्या यहीं पर खत्म हुई? बिल्कुल नहीं। मेजर सोमनाथ शर्मा जी के प्रेरणा से, उनके बलिदान से प्रेरित होकर भारतीय सेना ने अपना संघर्ष वैसे ही जारी रखा। केवल 90 जवानों के साथ लड़ रहे 4th कुमाऊं की डेल्टा कंपनी ने 700 पठानों को रोके रखा, वो भी 6 घंटे तक। इस युद्ध में पाकिस्तान के 300 पठान मारे गए। कुछ समय बाद भारतीय सेना को रीइंफोर्समेंट प्राप्त हुई, लेकिन तब तक पठानों के हौसले कमजोर हो रहे थे। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना उन्होंने शुरू किया। अपने मरे हुए साथियों के शव भी उन्होंने नहीं लिए। पठानों की कूच बड़गाम में ही रुक गई, थम गई। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके वीर सिपाहियों ने प्राणों की बाजी लगा दी, श्रीनगर और कश्मीर को बचाया। बड़गाम की ये लड़ाई यानी मेजर सोमनाथ शर्मा जी के अद्वितीय नेतृत्व गुणों का एक सबक ही है। भारतीय सेना की एक परंपरा है, यहाँ ऑफिसर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उसका जीता जागता उदाहरण बने मेजर सोमनाथ शर्मा। स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च सैनिकी सम्मान आपको विदित ही होगा। जी हाँ, परमवीर चक्र। बड़गाम की इस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा ने शौर्य, वीरता, अद्वितीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। अपने प्राणों से ज्यादा अपने कर्तव्य को महत्ता प्रदान की, और इसीलिए भारत का पहला परमवीर चक्र, मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र देकर मेजर सोमनाथ शर्मा को गौरवान्वित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा, यह नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। भारत मां के इस वीर सपूत को हमारा शत शत प्रणाम। दोस्तों, भारत मां के इस वीर सपूत की कहानी भारत के हर घर में पहुंचनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, भरपूर शेयर करें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें, और युद्धवीर हिंदी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। युद्धवीर हिंदी के अगले भाग में लेकर आ रहा हूं और एक वीर पुरुष की वीर गाथा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।